नमस्कार साथियों। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा हुई थी, सम्मिलित कृषि राज्य सेवा परीक्षा, तो उसका जो हम सेकंड पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर क्वेश्चन नंबर 120 तक हम डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सभी क्वेश्चंस के ठीक से और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको आंसर दे पाऊँ। पहले पार्ट में हमने पहले 60 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो अगले पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 61, इसको हम डिस्कस करेंगे कि फ्रूट फ्लाई लेज एग्स अंडर द स्किन ऑफ विच फ्रूट। फल मक्खी किस फल की त्वचा के नीचे अंडे देती है? जी, इनमें ये पंपकिन या कद्दू की त्वचा के नीचे अंडे देती है। इसके फल के स्किन के अंदर ओविपोसिटर घुसा के अंडे देती है और वही फिर अंडे उनसे लार्वा निकलते हैं और फिर वो उस फल के अंदर फीडिंग करते हैं और बैक्टीरिया के अकुमुलेशन से वो सब एरिया काला हो जाता है, जिससे ही आपका फ्रूट डैमेज हो जाता है। बहुत नुकसानदायक है और बहुत काफ़ी फसलों में ये बहुत नुकसान करती है फल मक्खी। अगला क्वेश्चन आपका 62। अगर हम 62 को देखें तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन दी हुई हैं और इनके ईयर दिए हुए हैं। पहला है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, ये आपका 1935 में फरीदाबाद में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 1965 में न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश की गई थी। इसके बाद आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इसको कहते हैं हम ISO भी कहते हैं इसको। और जो ISO है ये 1947 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसके बाद कोडेक्स एलिमेंट्रियम कमीशन, जी जो कोडेक्स एलिमेंट्रियम कमीशन है ये आपका सन 1963 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था और ये इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी है। ये इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी है और ये FAO और WHO का जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 3241 इसका आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। अमंग द फॉलोइंग लाइमिंग मटेरियल, इनमें किसकी सबसे ज़्यादा न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू होती है? जी, कैल्शियम ऑक्साइड की सबसे ज़्यादा न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू इन सब में होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। जी, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। अकॉर्डिंग टू सोयल टेक्सोनॉमी, मीडियम ब्लैक सॉइल्स जो हैं वो किस ऑर्डर में ग्रुप की गई हैं? जी, ये वर्टिसोल्स में ही की जाती हैं। वर्टिसोल्स जो हैं वही आपकी इसमें की जाती हैं। जो ऑक्सीसोइल्स और एल्फीसोल्स जो हैं वो रेड सोयल, और इसके बाद जो है आपका एंटीसोल्स जो हैं ये खादर, और जो सबसे लेटेस्ट जो सोयल्स होती हैं उनको कहते हैं एंटीसोल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 65। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब इनमें कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो बात करें सबसे, अगर देखें सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो है वो डिप्टेरा का है, ना कि कोलियोप्टेरा का, मतलब ये सही सम्मिलित नहीं है। ये जो मेल है वो सही नहीं है और इसके हिसाब से ही आंसर हो जाएगा आपका। तो फ्रूट फ्लाई है वो डिप्टेरा में आती है, मस्टर्ड सा फ्लाई हाइमेनोप्टेरा में, और ड्रैगन फ्लाई जो है ओडोनाटा से बिलोंग करती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 66। लूज स्मट ऑफ वीट, मतलब डिजीज़ दी हुई है, उनका कंट्रोल दिया हुआ है। तो जो लूज स्मट ऑफ वीट है ये आपकी वीटावैक्स से कंट्रोल होती है जी। इसके बाद पाउडर मिल्ड्यू ऑफ पी, जो मटर का चूर्ण लाशिता है, ये आपका सल्फेक्स से कंट्रोल होता है जी, मतलब मैनेज होता है। इसके बाद आता है आपका सब्जियों में आर्द्र गलन, मतलब डैम्पिंग ऑफ इन वेजिटेबल्स, इसको हम सोयल सोलराइजेशन कर देंगे। और इसके बाद है खैरा डिजीज़, ये सब जानते हैं कि जिंक की डेफिशिएंसी से होती है खैरा डिजीज़ राइस में, तो इसके लिए हम जिंक सल्फेट यूज़ करते हैं। अगर हम देखते हैं इसका आंसर कि डी का आंसर नंबर 2 पे भी देख लेते, तो यहाँ पे ये जो है आपका इसी के बेस पे आप इसका आंसर कर सकते थे। इजी क्वेश्चन था। इसके बाद अगले में चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये 67। एटिक किसका कंपोनेंट है? एटिक क्या होता है? एटिक होता है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन सेंटर। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन सेंटर होता है। ये 1999 में स्टार्ट किए गए थे
और जिस प्रोजेक्ट के अंदर स्टार्ट किए गए थे ये था नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट NATP, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के अंदर स्टार्ट किए गए थे। एक एटिक IARI में भी है। IARI में सबसे पीछे जो जाते हैं उसमें लेफ्ट हैंड पे इसका एक सेंटर पड़ता है एटिक का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, द मोस्ट यंग अलुवियल सॉइल्स आर लोकली कॉल्ड एज। नवीनतम जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती हैं, एक बांगर और एक खादर। खादर जो होती हैं सबसे पहले आती हैं और जो कुछ साल बाद, लगभग 20 साल या 25 साल बाद, वही सॉइल फिर आपकी बांगर कहलाती हैं, जहाँ पर जो मिट्टी का जमाव है वो कुछ पुराना हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा खादर। तो क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। लीची जो प्लांट है वो कमर्शियली किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, प्रोपेगेट किया जाता है? तो लीची का जो व्यावसायिक प्रवर्धन है वो किया जाता है एयर लेयरिंग या वायु परत बनाना द्वारा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे कि ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल एंड इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की जो सिंपल और इको फ्रेंडली टेक्निक है वो है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अगर ट्रांसजेनिक प्रोड्यूस करते हैं तो जो आपके वातावरणविद है वो सब आ जाते हैं कि जी वातावरण का नुकसान कर रहे हो आप, इकोलॉजी को नुकसान पहुंचा रहे हो, टेम्परेचर सेंसिटिव, और केमिकल अगर हम करते हैं तो केमिकल से तो वैसे ही नुकसान होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी या आनुवांशिक नरबंध्यता। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, विथ रेफरेंस टू द क्रॉप रोटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ या आर करेक्ट। मतलब कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं? तो लेग्यूम मस्ट बी फॉलोड बाई नॉन लेग्यूम क्रॉप। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, एक लेग्यूम के बाद हम नॉन लेग्यूम क्रॉप उगाएंगे। डीप रूटेड क्रॉप जो हैं वो फॉलो की जानी चाहिए, मतलब उनके बाद बोनी चाहिए सेम टाइप ऑफ क्रॉप। जी ये गलत हो गया, डीप रूटेड के बाद हम शैलो रूटेड क्रॉप बोते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि केवल एक ही सही है। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन था जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि लीची का जो है हम वो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं सीड अगर हम देखें तो सीड सिट्रस में यूज किए जाते हैं, जिससे प्रोपेगेशन होता है पपाया में, इसके बाद कॉफ़ी में और जामुन में हम सीड से प्रोपेगेशन करते हैं। बडिंग से प्रोपेगेशन करते हैं सिट्रस, बेर और आपका सिट्रस बेर से करते हैं, ठीक है। एयर लेयरिंग हम करते हैं लीची में और वीनर ग्राफ्टिंग करते हैं मैंगो में। जी, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज़ फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आजकल काफ़ी ज़ोरों शोरों पर रहा था, इसके ऊपर काफ़ी घमासान हुआ। तो ये है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस बेस पर किया जाता है? ये एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पर डिसाइड किया जाता है, औसत उत्पादन लागत के बेस पर डिसाइड किया जाता है। किसान की कितनी उत्पादन में औसत लागत आ रही है उसके हिसाब से ही उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए दिया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है फूड प्रिजर्वेशन के लिए, फूड प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री में बेनिफिशियल बैक्टीरिया कौन से होते हैं? तो इसमें अगर हम देखते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये तो जी बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है। न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ये एक बोटुलिनम नाम का न्यूरोटॉक्सिन जो है प्रोड्यूस करता है, और ये बोटुलिनम जो है आदमी के लिए बहुत ही घातक होता है, बहुत ही लीथल होता है। इसके बाद आता है बैक्टीरियम एसेटाई। बैक्टीरियम एसेटाई क्या है? विनेगर प्रोडक्शन के लिए, सिरका प्रोडक्शन के लिए, प्लास्टिक प्रोडक्शन के लिए, इन सब के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजीन्स जो है ये ही बोटुलिनम जैसा ही एक बैक्टीरिया है, पर ये उतना लीथल नहीं है जितना कि बोटुलिनम है। इसके बाद बात करते हैं हम क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम, इसका हम फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं। तो इनमें मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, अगर हम 74 की बात करें तो इसमें कहा है इन्होंने कि जो कैल्शियम क्लोराइड, मतलब कुछ केमिकल्स दिए हुए हैं, उनके फंक्शन दिए हुए हैं। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। जो ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड है, ये सब जानते हैं कि सीड वायबिलिटी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो
इसमें हम देखें अगर बी है, बी का ऑप्शन एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, मतलब ये दो ऑप्शन तो अपने आप आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बचे क्या, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद थायोडिया, थायोडिया की बात करें तो थायोडिया जो है वो सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के काम आता है। तो थायोडिया सी का हो जाएगा 2, इसलिए आपका यहाँ पे आ जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो सीड लॉन्गेविटी के लिए, और इसके बाद इंडोल एसिटिक एसिड IA सीड जर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, मोस्ट डैमेजिंग फॉर्म ऑफ सोयल इरोजन क्या है। सोयल इरोजन की जो मोस्ट डैमेजिंग फॉर्म है वो है शीट इरोजन, क्योंकि एक लेयर की तरह से ज़मीन से शीट की तरह से मिट्टी हटती रहती है और किसान को इसका एहसास भी नहीं होता कि मिट्टी जा रही है, और ये सबसे डैमेजिंग फॉर्म होती है सोयल इरोजन की। अगला क्वेश्चन 76, विच वीडिसाइड इज यूज टू किल ब्रॉडली वीड्स इन लेग्यूम्स। दलहनी फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 2,4,5-T। अगला क्वेश्चन 77, विच सॉयल हैज़ हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी। जो हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी है वो होती है जी लोमी सॉयल की। लोमी सॉयल की जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद आउटपुट इज़ अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ये किसने बताया था। तो ये जो बताया था ये आपका बताया था जी कॉब डगलस ने। जी कॉब डगलस जो है इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि उत्पाद श्रमिक एवं पूंजी का फलन है। इसके बाद अगर हम फी और रेंज की बात करें, जॉन फी और रेंज की बात करें, उन्होंने एक बहुत फेमस फी रेंज मॉडल दिया था जिसको कि हम सरप्लस लेबर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। जो लुइस हैं इन्होंने किया था आपका ड्यूअल सेक्टर मॉडल, और जो निकोलस कार्लडोर जो हैं इन्होंने किया था मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें कौन सही से मैच नहीं है, कोई सही सुमेलित नहीं है। चिकपी में पॉड बॉर्डर लगता है जी, हाँ बिल्कुल सही। हेलिकोर बार्मिजर लगता है। शुगर केन में ब्राउन प्लांट होपर नहीं लगता है, ये लगता है आपका पैडी में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑनियन में थ्रिप्स लगते हैं, पैडी में स्टेम बोरर लगता है जी, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 20 का 79 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 में इन्होंने कहा है कि एक्सटेंशन स्कीम्स को उनके ईयर से मैच कीजिए जी। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट जो है आपका, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपका सन 1980 में लॉन्च हुआ था। इसमें अगर आप सबसे आसान देखोगे तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा, ये 2005 में स्टार्ट हुआ था। आप इसी के बेस पे इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि केवल एक सी का आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, थर्ड, बाकी और कहीं नहीं है। तो इसकी बेस से भी आज इसका आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन है जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना आपका 1989 में, और एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम 1993 में आई थी, और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो आ गया था ये 2005 में आया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 81 में, रोगिंग परफॉर्म कहाँ की जाती है। रोगिंग जिस रिमूवल ऑफ प्लांट अदर देन द डिज़ायर्ड प्लांट, जो वांछित किस्म के पौधों से अवांछित किस्म के पौधे होते हैं उनको निकालना जो होता है उसे कहते हैं आपका रोगिंग। मतलब एक क्रॉप है उसमें जो आपको मोस्टली सीड प्रोडक्शन में यूज़ होता है, जब आप सीड प्रोडक्शन के लिए किसी क्रॉप को उगाते हैं उसमें कुछ अवांछनीय पौधे आ जाते हैं आपके, चाहे वो दूसरी वैरायटी के ही क्यों ना हो, तो उनको निकालना कहते हैं रोगिंग। इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैन नॉट बी, क्या मुद्रा की सीमांत उपयोगिता नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, नकारात्मक और जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि एक स्टेटमेंट है कि ईच एडिशनल यूनिट ऑफ मनी प्रोवाइड द कंज्यूमर विद द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब जितना भी आप एडिशनल मनी, जितना भी आप पैसे का ज़्यादा यूज़ करोगे, हर एक यूनिट का ज़्यादा यूज़ करोगे, वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी। तो इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव ही होती है, इसलिए 2 और 3 कभी नहीं हो सकते। तो 2 और 3 इसका आंसर हो गया। इसके बाद आएगा मोलिया डिजीज़ ऑफ वीट इज़ कोज्ड बाई। मोलिया डिजीज़ जो है
गेहूँ की वो किसके द्वारा की जाती है? जी मोलिया डिजीज़ जो है वो हेटेरोडेरा एबेनी निमेटोड के द्वारा की जाती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द इरिगेशन एफिशिएंसी ऑफ चेक एंड बेसिन फ्लडिंग मेथड ऑफ इरिगेशन? इसका आंसर हो जाएगा जी 50 to 55%। सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा आंसर। इसके बाद सॉइल कंडीशन को एनर्जी लेवल से या उसके प्रेशर से हमें मैच करना है। जो फील्ड कैपेसिटी होती है आपकी, ये होती है आपकी 0.33 बार। जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है आपका 15 बार पे होता है जी। इसके बाद अवेलेबल वाटर जो है हमारा 0.33 से -15 बार तक होता है। ये सब माइनस में आते हैं, तो ये आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है आपका वो होता है 50 बार पे, मतलब जो अवेलेबल नहीं होता पौधे को, जो केवल आपके कोलोइड के चारों तरफ चिपका रहता है। तो इसमें 2413 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें हम देखें कि जो ब्रिंजल है इसमें लाल सड़न नहीं लगती है, गन्ने में लगती है। शुगर केन में ये आपकी रेड रोड डिजीज लगती है। पोटैटो मिलेट ब्लाइट लगती है फाइटोप्थरा इन्फेस्टांस, ठीक है जी। टोमेटो में आपकी अर्ली ब्लाइट लगती है जी अल्टरनेरिया से। और ओकरा में येलो वेन मोजैक लगती है आपकी येलो वेन मोजैक वायरस से, ठीक है, भिंडी में। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपकी गलेरिया मेलोनेला जो है ये किसका इंसेक्ट है, किसका इंसेक्ट है या किसका इंसेक्ट पेस्ट है? तो हम बात करें इसको, हम वैक्स वर्म, गलेरिया मेलोनेला को हम वैक्स वर्म के नाम से भी जानते हैं। वैक्स वर्म के नाम से जानते हैं या ग्रेटर वैक्स मॉथ कहते हैं इसको, ग्रेटर वैक्स मॉथ कहते हैं इसको। इसके बाद हम इसको और क्या कहते हैं, ये क्या करता है, ये आपका हनीकॉम पैरासाइट है, मतलब मधुमक्खी के छत्ते का पैरासाइट है। और ये कोकून को खाता है और बी वैक्स को चबाता है। ये च्यू करता है आपका बी वैक्स को और हनीकॉम को। ये आपके कोकून जो हैं इनके, मधुमक्खी के कोकून जो हैं इनको खाता है, ठीक है जी। तो ये आपका मधुमक्खी का इंसेक्ट पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 88 पे कि एट pH 9.0 ऑफ एल्कली सॉइल द कंसनट्रेशन ऑफ OH आयंस, हाइड्रोक्सी आयंस की कंसनट्रेशन 9 pH पे कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 10 to the power -5 मोल पर लीटर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। तो उसमें प्लांट है, उनके प्रोपेगेशन मेथड है। तो प्लांट्स और उनके प्रोपेगेशन मेथड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं ग्रेप। ग्रेप का होता है जी हमारा हार्डवुड कटिंग। ग्रेप को जो हम वो हार्डवुड कटिंग से हम इसको प्रोपेगेट करते हैं। तो ग्रेप हो जाएगा इसमें हार्डवुड कटिंग से जी। तो इसका हो जाएगा 3। बनाना जो है वो शॉर्ट सकर से होते हैं, सब जानते हैं उसको, उसका हो जाएगा 4। टी जो हैं, जो चाय है उसके जो प्रोपेगेशन करते हैं वो करते हैं हम सॉफ्टवुड कटिंग से, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। और इसके बाद स्ट्रॉबेरी को करते हैं हम रनर्स से, इसका हो जाएगा 1। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। इन्होंने कुछ फंगल जीनस दिए हैं और उनका इन्होंने फ्रूटिंग बॉडीज़ दी हैं कि कौन सी फ्रूटिंग बॉडी किस फंगल जीनस में पाई जाती है। तो जो फ्यूजेरियम है, फ्यूजेरियम में होते हैं पेरिथीशिया, और पेरिथीशिया को हम स्पोरोडोकियम ये जो हैं, तो ए का हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो गया जी। इसके बाद हम करते हैं कोलेट्राइकम। कोलेट्राइकम में पाए जाते हैं एसरवुलस, जो कि कोलेट्राइकम जो है रेड रोड डिजीज़ कोज करती है। तो इसमें पाए जाते हैं एसरवुलस 4, 3 ये हो गया। तो आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर बी यहीं तक। इससे आगे अगर हम देखते हैं स्क्लेरोटीनिया। स्क्लेरोटीनिया करती है स्टेम रोट या सॉफ्ट रोट डिजीज़ कोज करती है, और इसमें होते हैं हमारे एपोथीशिया। स्क्लेरोटीनिया में होते हैं एपोथीशिया। इसके बाद फोमा जो डिजीज़ है, ये फोमा डिजीज़ होती है चिकपी में, और ये करते हैं पिक्नीडिया या पिक्नीडियम, इसमें पाए जाते हैं। फ्यूजेरियम से होती है हमारी विल्ट डिजीज़, जो कि बहुत ही घातक डिजीज़ होती हैं चिकपी में, अरहर में और भी बहुत सारी फसलों में। तो ये विल्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91। 91 में क्या है, नैनो न्यूट्रिएंट किसको कहते हैं? नैनो न्यूट्रिएंट जी बोरोन को कहते हैं नैनो न्यूट्रिएंट, ठीक है।
इसका अगला क्वेश्चन है आपका 92 में फ्लेम फोटोमीटर जो है वो किस चीज़ की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। जो फ्लेम फोटोमीटर है पोटेशियम और सोडियम के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर ये लोकेटेड है जी बीकानेर में। कुछ लोग इसको जोधपुर लगा के आए हैं, वो कंफ्यूज कर गए हैं कजरई से, CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट से वो इसको कंफ्यूज कर गए हैं। तो ये बी इसका आंसर है बीकानेर। इसके बाद 94, एग्मार्क लैब जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। जो एग्मार्क लैब है वो आपकी नागपुर में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, जो अनाक्षी श्वसन है उसको कैसे हैं कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर रेस्पिरेशन, अंतः आणविक श्वसन कहते हैं इसको। 96, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कंपोनेंट हैज़ हाईएस्ट CEC, सबसे ज़्यादा CEC किसकी होती है जी। सबसे ज़्यादा CEC होती है ऑर्गेनिक मैटर की, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर पे जो कोलॉइड होते हैं उनके पास जो है वो हाईएस्ट क्वांटिटी होती है नेगेटिव चार्ज की। उनके पास नेगेटिव चार्ज जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं ऑर्गेनिक मैटर के कोलॉइड पे, जिस कारण इसकी CEC सबसे ज़्यादा होती है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है ऑर्गेनिक मैटर की। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 97 कि प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज़ होता है कलर्ड जूसेस के जी। कलर्ड जूसेस के लिए जो होता है सोडियम बेंजोएट कलर्ड जूसेस के लिए। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट ये होता है जी आपका कलरलेस के लिए, ठीक है। इसके बाद विनेगर तो आप सिरका है जानते हैं, और पोटेशियम बेंजोएट, जो पोटेशियम बेंजोएट है ये भी होता है आपका कलर्ड जी। कलर्ड के लिए आप इसे यूज़ करते हैं। अब जो हम सोडियम इसकी बात करते हैं जी, ये जो पोटेशियम बेंजोएट है ये आपका बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड की ग्रोथ को चेक करता है। ये जो है ये पोटेशियम बेंजोएट जो है बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड की ग्रोथ को चेक करता है, उनकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता, इसलिए पोटेशियम बेंजोएट यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 98 में अगर हम देखें तो जो डुप्लीकेट जीन एक्शन होता है, जो डुप्लीकेट जीन एक्शन या अनुलिपि जीन एक्शन है उसका होता है 15:1। ऑप्शन नंबर 3 मतलब बी और सी पहले एलिमिनेट हो गए। इसके बाद जो इनहिबिटरी होता है, इनहिबिटरी या निरोधात्मक जो होता है इसका होता है 13:3 जी। ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ गया हमारा डी। इसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन का काम होता है 9, इनका जो रेशियो होता है इसमें होता है 9:7 रेशियो मिलता है हमें। और इसके बाद जो सप्लीमेंट्री जीन एक्शन है, सप्लीमेंट्री जीन एक्शन में हमें रेशियो जो मिलता है वो प्रोजनीज का मिलता है 9:3:4 का रेशियो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन 99 जिसमें कुछ फसलें दी हुई हैं और उनका मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस हुई है सर्टिफाइड सीड में। इस बात का ध्यान रखें कि सर्टिफाइड सीड के लिए दी हुई है। वीट की 3 बिल्कुल ठीक है, कॉटन की 50 नहीं जी। 50 जो होती है फाउंडेशन सीड की होती है, सर्टिफाइड सीड की होती है 30 कॉटन में। टोमेटो की 25 सही है, कॉलीफ्लावर की 1000 सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी कॉटन। इसका क्वेश्चन नंबर 100 तो इसमें क्या है, इन्होंने ऑपरेशंस दिए हुए हैं और ये टोबैको में किस क्रम में अपनाए जाते हैं। सबसे पहले हम करते हैं प्राइमिंग, सबसे पहले हम करते हैं टॉपिंग, मतलब ऊपर की पत्तियां जो हैं उनको तोड़ देते हैं या उनको अलग कर देते हैं। उसके बाद उसमें नीचे से सकर्स निकल के आते हैं, क्योंकि ग्रोथ जब ऊपर से टूट जाएंगे तो नीचे ग्रोथ बढ़ जाएगी, इसलिए फिर आते हैं सकर्स। तो उनको सकर्स को निकाल देंगे और डीसकरिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर हम पत्तियों को तोड़ के उनकी प्राइमिंग कर देंगे, जिससे कि वो टोबैको यूज़ के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 231। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 बेसिक क्वेश्चन एग्रीकल्चर का। सबसे शुरुआत में इसी को पढ़ाते हैं। बिटर सीड जो है उसका जो टैग है वो गोल्डन येलो होता है, फाउंडेशन सीड का वाइट होता है, जो ट्रुथफुल लेवल सीड है उसका पर्पल होता है, सर्टिफाइड सीड का ब्लू होता है। तो इसमें 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा जी। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी इज़ पुअर इन एसिड सॉइल्स जी। स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है, इन्होंने सही दिया है। इसका रीज़न इन्होंने दिया है कि फॉस्फोरस लीस्ट डाउन फ्रॉम एसिडिक सॉइल्स जी, नहीं ये गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा
बी, इसका आंसर हो जाएगा आपका जस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कि ए सही है, ए स्टेटमेंट सही है और जो आर है वो गलत है, मतलब इसका रीज़न जो है वो गलत है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। ऑक्सीडाइजेशन ऑफ जैंथीन इज कैटलाइज्ड बाय जैंथाइन डिहाइड्रेशन कंटेन्स एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट जो है इसमें जैंथाइन डिहाइड्रेशन के द्वारा जो इसका कैटलाइजेशन किया जाता है, तो उसमें कौन सा एलिमेंट होता है। तो इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, आपको मिले तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 या 104 क्वेश्चन जो है, इसमें क्या है आपका, इन्होंने फ्लोर कलर पूछे हैं कि किस फ्लोर का कौन सा कलर होता है। जो एडेनिस है, एडेनिस एनवा, इसका कलर होता है जी रेड, ठीक है, तो यहीं से हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। एस्टर जो है, एस्टर का कलर होता है आपका पर्पल, तो 3। इसके बाद जो लाइनम लिली, इसका होता है ब्लू, और इसके बाद जो लिली ऑफ इनेकस है उसका होता है येलो, मतलब जो ये है एस्ट्रोमेरिया मार्गरेट, इसको कहते हैं हम लिली ऑफ इनेकस, इसका होता है येलो, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमें डी। इसके बाद 105, इसमें क्या बताया है इन्होंने कि कौन कौन से जो हर्बिसाइड हैं इनकी मेजर प्रोसेस जो अफेक्ट करते हैं, हर्बिसाइड क्या क्या करते हैं, मतलब इनका मेन है कि मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। ट्रायाजीन्स, ट्रायाजीन्स में हमारे क्या आते हैं, एट्राजिन, सीमाजिन, ये सब आते हैं ट्रायाजीन में। और ट्रायाजीन का मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो होता है आपका इनिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस पे काम करते हैं। इसके बाद जो आपका हो गया बाइपिरिडिम्स, बाइपाइरिडिलियम जो होते हैं, ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं आपके पैराक्वेट डाइक्वेट, जी पैराक्वेट जो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड हैं, पैराक्वेट डाइक्वेट, ये होते हैं आपके नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। तो इनका जो काम होता है पैराक्वेट डाइक्वेट का, ये करते हैं आपके ये काम करते हैं मेम्ब्रेन फंक्शन पर, मेम्ब्रेन फंक्शन पर बाइपाइरिडिलिम्स काम करते हैं, पैराक्वेट डाइक्वेट। इसके बाद आ गया आपका, हम अगर देखें तो ए और बी अगर हम देख लेते हैं तो इसका 1 और 3, और 1 और 3 हमारे ये 2 आंसर मिलते हैं हमें, ये 2 हो जाते हैं एलिमिनेट। इसके बाद जो कार्बामेट्स हैं जी, जो आपके कार्बामेट हैं ये काम करते हैं आपके सेल डिवीज़न पे, तो 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो गया, ठीक। इसके बाद आता है सल्फोनिल यूरियाज, सल्फोनिल यूरियाज में जो आते हैं वो आपके आते हैं सल्फोसल्फ्यूरान, मेटसल्फ्यूरान, ये सब आते हैं। उनका काम होता है ब्रांच चेन्ड अमीनो एसिड, जो ब्रांच चेन्ड अमीनो एसिड होते हैं उनके बायोसिंथेसिस को ये इफेक्ट करते हैं, और अमीनो एसिड से बनते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जी, जो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करते हैं, इनमें जो हमें लिस्ट है वो मैच करनी है। इंडिकेटेड क्रॉप, जो आपकी इंडिकेटेड क्रॉप है या सूचक फसल है वो है सूरजमुखी, यहीं से आपका आंसर मिल गया। इसके बाद साइलेज क्रॉप, बरसीम, बरसीम का साइलेज बनाते हैं। एवेन्यू क्रॉप मतलब जो सड़कों के किनारे लगाई जाती हैं, अरहर, किस लिए कि जो मेन फसल है उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं जंगली जानवरों से या और किसी डिस्टर्बेंस से। और जो वेयर क्रॉप मतलब स्टोरेज क्रॉप, जो आपको कहते हैं ना वेयर हाउस क्रॉप, तो वेयर हाउस में क्या रखते हैं, वेयर हाउस में रखते हैं पोटैटो, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन 107 कि एफिड की कौन सी स्टेज डैमेजिंग है, माहू की क्षति पहुंचाने वाली अवस्था कौन सी है जी, बोथ अडल्ट एंड नीम कॉज डैमेज, सरसों में बहुत ज़्यादा दिक्कत ये पेस्ट करता है। इसके बाद 108 विच मटेरियल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्फ़र, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्फ़र अगर हम देखें तो अमोनियम सल्फेट की सबसे पहले हम बात करते हैं। अमोनियम सल्फेट में होता है 24% आपका सल्फ़र और 20% होती है इसमें नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट में 17 से 18% सल्फ़र, 17 से 18% सल्फ़र
और नाइट्रोजन होगी इसमें पोटेशियम होता है 48 से 52% आपका पोटेशियम होता है। सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी में 12% सल्फ़र, 16% P2O5 और 18 से 21% कैल्शियम होता है। इसके बाद बात करते हैं जिप्सम की। जिप्सम में 29% कैल्शियम और 18.6% सल्फ़र। तो सबसे ज़्यादा सल्फ़र हो गया हमारा अमोनियम सल्फेट में। आंसर हो गया अमोनियम सल्फेट ए। क्वेश्चन 109 एग में हमारी प्रोटीन जो होती है वो होती है एल्ब्यूमिन। यहीं से आंसर ये दो आपके एलिमिनेट हो गए ऑप्शन। तो एल्ब्यूमिन जो होगी वो एग में हो गई। मिल्क में होती है केसीन, वूल में कैरोटिन, मीट में मायोसिन। ठीक है, तो आंसर हो गया डी इसका आंसर हो गया। ऑप्शन 4 जो है डी वो इसका आंसर हो गया। प्रोडक्ट हैं और उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं जी। कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट अगर हम बात करें कि संपूरक जो हैं गेहूं और डेयरी जो हैं कम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। गेहूं से हमें भूसा प्राप्त होता है और भूसा डेयरी में यूज होता है, तो एक दूसरे के संपूरक हैं। डेयरी से हमें खाद मिलता है, वो हम गेहूं में लगाते हैं। इसके बाद आगे कम्पिटिटिव जी। बारले और वीट एक साथ नहीं बो सकते क्योंकि इनमें कंपटीशन है। ठीक है, तो 2 और 1 हम यहीं से देखें तो सबसे पहले तो हमें आंसर तो मिल गया इसका यहीं पे। इसके बाद सप्लीमेंट्री क्या हैं जो एक दूसरे के अनुपूरक हैं, ये हैं आपके वीट एंड पोल्ट्री। इसके बाद अगर हम जॉइंट देखें तो हो गया वीट ग्रेन एंड स्ट्रॉ जी, ये गेहूं और भूसा उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, तो ये हो गया इसका तीसरा जी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसिनस एक मेजर डिसऑर्डर है कॉलीफ्लावर का। रिसिनस इन कॉलीफ्लावर, फूल गोभी में रिसिन एक शारीरिक विकार होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कंडीशंस हैं और उनका एग्जाम्पल है। फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड आपका इकोर्निया। सबसे पहली बात जो इकोर्निया है ये आपका फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड है, मतलब तैरता हुआ जलीय खरपतवार जी। अस्थिर खरपतवार जो होता है ये आपका फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड होता है आपका इकोर्निया। तो ऑप्शन नंबर बी और डी आपके एलिमिनेट हो गए। इसके बाद हुआ एब्सोल्यूट वीड। अगर हम देखें तो रोमैक्स जो है ये एब्सोल्यूट वीड है, तो डी का आंसर अगर हम लगाएं 3 तो हमारा सी हमें ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इमरजेंट एक्वेटिक वीड देखें तो टाइफा इमरजेंट एक्वेटिक वीड है जी, उद्गमी जलीय खरपतवार है। और मार्जिनल एक्वेटिक वीड जो है हमारा सिरपस है जी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 113 इसमें रिले क्रॉपिंग का क्या उदाहरण है। मेज, पोटैटो, वीट, मूंग, यही इसमें रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। मक्का, आलू, गेहूं और मूंग। इसके बाद ग्रासी शूट डिजीज़ माइकोप्लाज्मा से होती है शुगर केन में। ठीक है, माइकोप्लाज्मा से होती है शुगर केन में ग्रासी शूट डिजीज़, गन्ने का तने का घसेला रोग। इसके बाद क्रॉप्स हैं उनका सेंटर ऑफ ओरिजिन है। इसमें मुझे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगा है ऑप्शंस के हिसाब से, क्योंकि ओकरा जो है वो अफ्रीका से होता है, भिंडी अफ्रीका से होती है, एमरंथस जो है वो इंडिया का है। अगर चलो मैं इसमें इंडो चाइना भी लगा देता हूँ 1%, ये लगाया। इसके बाद आ गया बॉटल गार्ड जो है साउथ अफ्रीका का है, वो इसमें ऑप्शन साउथ अमेरिका ऑप्शन दे रखा है, ना कि साउथ अफ्रीका। या तो इनसे टाइपिंग मिस्टेक है, जबकि मैं मानता हूँ कि लोक सेवा आयोग के लेवल के पेपर में टाइपिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बॉटल गार्ड साउथ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका। कॉलीफ्लावर जो है ये मेडिटेरेनियन रीजन का है। तो इस क्वेश्चन को मैं कॉन्ट्राडिक्टरी मानता हूँ, क्योंकि यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक तो मैं देखो एक्सपेक्ट कर नहीं सकता लोक सेवा आयोग से, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं कॉन्ट्राडिक्टरी मान के छोड़ देता हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें कौन सा मेथड ऑफ ब्रीडिंग जो है वो आपका अप्रोप्रिएट नहीं है क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं मास सिलेक्शन की अगर हम बात करें, मास सिलेक्शन होता है सेल्फ पोलिनेटेड, बोर्ड पोलिनेटेड, दोनों सेल्फ पोलिनेटेड और क्रॉस पोलिनेटेड दोनों क्रॉप में होता है मास सिलेक्शन। बैक क्रॉस मेथड जो है आपका तीनों टाइप के प्लांट में होता है, सेल्फ पोलिनेटेड, क्रॉस पोलिनेटेड और एसेक्सुअली
प्रोपेगेटेड जो प्लांट होते हैं उन सब में भी आपका ये बैक्रो सिलेक्शन होता है। इसके बाद रिकरेंट सिलेक्शन जो है वो भी क्रॉस पोलिनेटेड और सेल्फ पोलिनेटेड दोनों क्रॉप में होता है, तो हेटेरोडॉक्स ब्रीडिंग जो है नहीं होता है। यही हमारा आंसर है। इसके बाद नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जी दिल्ली में स्थित है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। बोल्टिंग शुगर बीट से रिलेटेड है, चुकंदर से रिलेटेड ये बोल्टिंग एक टर्म होती है। इसके बाद टेस्ट स्टेटिस्टिक का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। अगर हम देखें कि जेड टेस्ट जो है जो हम करते हैं, जेड टेस्ट वो करते हैं हम जब सैंपल साइज़ लार्ज होता है हमारा जी। जब सैंपल साइज़ हमारा लार्ज होता है तो उसकी मतलब 30 से ज़्यादा जब होता है तो उसके लिए करते हैं हम जेड टेस्ट। इसके बाद हम देखते हैं, पहले देखते हैं स्टूडेंट एफ टेस्ट को। अगर स्टूडेंट एफ टेस्ट की बात करें तो स्मॉल सैंपल के लिए यूज़ होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये आपके 2 ऑप्शन ए और एलिमिनेट हो गए। इसमें आपका आ गया 3 जेड टेस्ट हो गया लार्ज सैंपल के लिए, तो इसका आंसर हो गया आपका डी। जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो होमोजेनिटी ऑफ कोरिलेशन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, तो टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी हो गया आपका काई स्क्वायर, बी का फर्स्ट, और स्टूडेंट टी टेस्ट हो गया हमारा स्मॉल सैंपल के लिए। ये हमने गलत से कर लिया, तो इसको अगर हम दोबारा देखें तो जो हमारा स्टूडेंट टी टेस्ट है वो स्मॉल सैंपल के लिए करते हैं, तो इसमें हमारे ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सबसे पहले वो मैंने गलत थोड़ा मार्क कर लिया था उसको। उसके बाद अगर काई स्क्वायर टेस्ट देखें तो टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी के लिए यूज़ करते हैं, जेड टेस्ट लार्ज सैंपल के लिए यूज़ करते हैं, और एफ टेस्ट जो है हम प्रोपोर्शन एंड वेरिएंस को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए हमें एफ टेस्ट यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारा आंसर जो हो गया वो हो गया 4, 1, 2 एंड 3, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, लास्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन करेक्ट ऑर्डर एंड सेलेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स। मतलब क्या है कि जो प्लांट ब्रीडिंग करते हैं उसमें कौन कौन से क्रम होते हैं, हम किस किस क्रम से हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने एक पॉपुलेशन देखी, उसमें हमने इवैल्यूएशन किया कि कौन कौन से पौधे अच्छे हैं। उसके बाद हमने उन अच्छे पौधों का सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद हमने उनमें क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, मतलब उनमें हमने ब्रीडिंग कराई, क्रॉस कराया और वेरिएशन क्रिएट किया। उसके बाद फिर हमने उसका मल्टीप्लिकेशन किया, और जब वो मल्टीप्लिकेशन होकर तैयार हो गया तो हमने उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया किसानों को बांटने के लिए। तो आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 5, 4। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस और जो आंसर्स हैं ये ठीक लगे होंगे, आप अपने मैच कर लिया होगा। अगर आपको लगे तो अपनी कट ऑफ या अपने सही आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि अन्य साथियों को पता चल जाए कि इसकी कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस मैं सही से एक्सप्लेन करके सही से आंसर कर पाऊँ। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस गलत हों, अगर हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कृपया मुझे भी बता दीजिए, इससे मैं भी अपने आप को करेक्ट कर लूँ। धन्यवाद।